नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भुवन पाठक जी। नमस्कार। भुवन दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी बहुत नमस्कार। श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से, लंबे समय के बाद आना हुआ जी। तो दोस्तों, भुवन पाठक जी के साथ उत्तराखंड परिक्रमा कार्यक्रम हम करते हैं और लगभग 15-16 एपिसोड अभी तक इसके हम कर चुके हैं। दोस्तों, हमारी परंपरागत जो खेती होती थी, परंपरागत जो हमारे कौशल थे, उनमें कितना कम कार्बन इमिशन होता था, 0 कार्बन इमिशन होता था। तो उन तकनीकों से आज हमने एक तरह से उसको बाय बाय टाटा टाटा हमने कर दी है और हम बहुत उसके विकल्प इस तरह के ले आए हैं जो हमारी जलवायु के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो आज हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भुवन दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो हल्द्वानी रेडियो में। धन्यवाद सुनीता। और मुक्त विश्वविद्यालय का ये जो सामुदायिक रेडियो है, ये एक तरीके से मेरे लिए भी एक मंच है। पिछले 2-3-4 वर्षों से लगातार हम लोग जब भी समय मिलता है विविध विषयों पर यहाँ बातचीत करते हैं और वो एक तरीके से लोगों ने उसको सुना भी है, लोग उसको सुन करके नोटिस भी करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। अगर मैं पिछले 30 या 40 वर्षों के जो विमर्श को देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर पर्यावरण को लेकर के, तो उत्तराखंड चूंकि पर्यावरणीय विमर्शों की एक तरीके से बहुत ही उर्वरा भूमि रही है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पिछले लगभग 100 सालों का हमारा इतिहास है जब हम अपने जल, जंगल, जमीन के लिए लड़े। उन लड़ाइयों में कई बार स्वशासन का अधिकार था, कई बार अपने हक हकूकों को बचाने के लिए लड़े, कई बार हम अपने जंगलों को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए लड़े। लेकिन उस पूरी लड़ाई के पीछे जो प्रेरणा थी वो हमारा पर्यावरण ही था, हमारी प्रकृति थी। क्योंकि हमारे लोगों का जीवन, और मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल हिमालयी पहाड़ी समाज नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्वतीय समाज, पूरी दुनिया के आंचलिक समाज, वो सुदूर दक्षिण अमेरिका के जंगलों में या अफ्रीका के घास के मैदानों में या वहाँ के रेगिस्तानों में या यूरोप के बिल्कुल आल्पस के ठंडे इलाकों में या रूस और साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में या दक्षिण एशिया के गर्म और उष्णकटिबंधीय इलाकों में या पर्वतीय क्षेत्रों में, या फिर अगर आप थोड़ा सा और पूरब की तरफ चले जाएं तो अलग अलग द्वीपों में रहने वाले जितने भी आंचलिक समाज रहे हैं, पर्वतीय समाज रहे हैं, उन सब का बहुत गहरा रिश्ता रहा है अपने प्रकृति के साथ। क्योंकि आज से 100, 125, 150 साल पहले आपके लिए जिंदा रहने की एक ही गारंटी थी कि आपके आसपास का वातावरण और आपके आसपास की प्रकृति आपको कितना भोजन मुहैया करा पा रही है, या आप अपने तकनीकों का इस्तेमाल करके कितने अधिक से अधिक भोजन की सामग्री को इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये मानव जाति के लिए जिंदा रहने का एक बड़ा आधार था, बहुसंख्यक आबादी के लिए। और आज भी जब हम लगभग 800 करोड़ से ऊपर की हमारी आबादी हो गई है पूरी दुनिया में, आज भी हमारा कुल जो जतन है या कुल जो हमारा श्रम है वो इसी बात पर खर्च होता है कि हम अपने लिए अधिक से अधिक जिंदा रहने की चीज़ों को कैसे जुटा पाएं। तो पर्वतीय समाजों को जब हम देखते हैं, और खासकर अगर अब मैं वापस उत्तराखंड पर आता हूँ, तो पिछले 100 सालों में हमारे समाजों ने अपने प्रकृति और पर्यावरण के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और केवल संघर्ष ही नहीं किया बल्कि रचनाएं भी की हैं। मैं जिस सवाल को यहाँ उठाना चाहता हूँ वो सवाल ये है कि पिछले 4 दशकों के बाद की बहस के बाद आज पूरी दुनिया इस बात पर एकमत है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई भविष्य का खतरा नहीं है। ये आ चुका है। मौसम परिवर्तन कोई 20 साल के बाद का खतरा नहीं है, या पूरी धरती के तापमान का 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाना ये किसी फिक्शन का या साइंस मूवी का किस्सा नहीं है। अब ये वास्तविकता है इस ग्रह की, जिस ग्रह में हम रह रहे हैं। और अगर ये वास्तविकता है तो, और अगर ये घटित हो रही है धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं कि ये किसी एक दिन एक निश्चित तारीख को घटित होगी, ये घटित हो रही है धीरे धीरे और वो हमको दिखाई दे रहा है।
अगर हम पिछले लगभग 15-20 बरस में उत्तराखंड को देखें या पूरे हिमालयी क्षेत्र को देखें, पाकिस्तान काराकोरम से लेकर के सुदूर पूर्व में नीचे नागालैंड तक का जितना भी हमारा हिमालयी भूभाग हो, चाहे पाकिस्तान के हिस्से का हो, हिंदुस्तान के हिस्से का हो, तिब्बत के हिस्से का हो, नेपाल के हिस्से का हो या म्यांमार के हिस्से का हो, ये पूरा क्षेत्र पिछले 20 साल में जिस तरीके से आपदाओं से त्रस्त हुआ है, जिस तरीके की आपदाओं से ये निरंतर जूझ रहा है, वो आपदाएं ये बता रही हैं कि हमारा जो भूगोल है वो इस तरह की मौसमी घटनाओं के लिए बना ही नहीं था। मतलब कश्मीर की बाढ़, श्रीनगर की जो बाढ़ है, या लेह लद्दाख की बाढ़ है, या हिमाचल की बाढ़ है, या उत्तराखंड की बाढ़ है, अगर आप उसमें घटनाओं को गिनना चाहेंगे तो हिमाचल तो पिछले लगभग 5-7 बरस में बुरी तरीके से तबाह हुआ है और हर साल तबाही होती है बरसात में हिमाचल में खासकर, क्योंकि सबसे ज्यादा आधुनिक विकास पर्यटन के नाम पर, आधुनिक डेवलपमेंट पर्यटन के नाम पर हिमाचल में ही हुआ है। तो हिमाचल में बुरी तरीके से मनाली से लेकर के तमाम जगह जो बाढ़ें आई हैं, या श्रीनगर की जो बाढ़, ऐतिहासिक बाढ़ रही पिछले साल, या पाकिस्तान में जो फ्लड हुए हैं, या लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ की कभी अतिवृष्टि ही नहीं होती थी, उन जगहों पर होने वाली जो अतिवृष्टियां हैं वो ये बताती हैं कि हमारी जो पर्यावरण का जो कांटा है वो अपनी जगह से हिल रहा है, हिल गया है। और वो अभी चुनौती इस बात की है कि कम से कम हम हमारे आसपास के जितने लोग हैं या इस पूरे समाज में जितने लोग हैं उन सब तक कम से कम ये बात पहुंचाएं कि अब हम दुनिया के यानी मानव जाति के सबसे बड़े संकट के अंदर हैं, और वो संकट क्लाइमेट चेंज का है। अगर हम इसे नहीं जूझेंगे, अगर इसको नहीं सुलटेंगे, या इसके खिलाफ कोई कारगर कार्रवाई अगर मानव जाति नहीं कर पाई, या हमारी पीढ़ी और हमसे अगली पीढ़ी नहीं कर पाई, तो शायद अगले 100 वर्षों में ये ग्रह का बहुत बड़ा हिस्सा रहने लायक ना बचे, या ये एक ऐसी हिंसा का शिकार हो जाए कि जहां लोग एक दूसरे को केवल इस वजह से मारने लगें, या एक दूसरे को इस वजह से नुकसान पहुंचाएं क्योंकि वो अपने लिए एक सुरक्षित शरणगाह या सुरक्षित स्थल चाहते हो। तो ये एक बड़ा खतरा है, और क्लाइमेट चेंज की कोई बॉर्डर नहीं है। सबसे इस पूरी अभी तक के तमाम संकटों के बॉर्डर होते थे। भाई मध्य एशिया का संकट मध्य एशिया का संकट है, उसको दक्षिण एशिया में आने के लिए, हिंदुस्तान में आने के लिए एक राजनीतिक मंजूरी चाहिए होती है। अफ्रीका में होने वाला संकट अफ्रीका का संकट, और अफ्रीका महाद्वीप में भी अलग अलग देशों के अलग अलग सोमालिया का संकट सोमालिया का है, इथोपिया का संकट इथोपिया का है, नाइजीरिया का संकट नाइजीरिया का। उस संकट को दूसरी जगह जाने के लिए एक राजनीतिक परमिशन की या राजनीतिक स्वीकृति की जरूरत होती थी। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज अकेला ऐसा संकट है जो बाउंड्री लेस है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। वो अगर अमेरिका में अगर उतना ही प्रभाव डाल रहा है तो वो जापान में या दक्षिण एशिया में या मध्य पूर्व एशिया में या अफ्रीका में भी वैसा ही कमोबेश वैसा ही प्रभाव डालेगा और उसी तरह के संकट खड़े करेगा। तो ईरान की तेल रिफाइनरियों में अगर बम ब्लास्ट हो रहा है, हाँ, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव यहाँ भी पहुंचेगा। हाँ, मतलब क्लाइमेट चेंज इस समय पूरी मानव जाति के लिए और जागतिक संकट के तौर पर एक पहली यूनिवर्सल समस्या है। यूनिवर्सल समस्या है जिसकी सार्वभौमिकता है, जो सब जगह बराबर तरीके से मानव जाति को प्रभावित कर रही है। तो अब इससे निपटने का क्या तरीका है? उसका एक तरीका तो यह है कि पिछले 400 साल के औद्योगिक विकास ने जो पूरा नया ढांचा खड़ा किया है, ये दावा करे कि मैं इसी ढांचे में से इस समस्या का हल निकाल दूंगा। जैसा कि वो हमेशा कहता आया है, आधुनिक विकास यही कहता आया है कि मैं हर एक चीज का समाधान निकाल देंगे। जी, अगर जब आपका ये जो जीवाश्म ईंधन है, जब आपका पेट्रो एनर्जी खत्म हो जाएगी, गैस और पेट्रो एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो लोगों को भरोसा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, साइंस कुछ नया ढूंढ लेगा। आप किसी भी कॉमन आदमी से पूछो कि भैया तेल के भंडार 40 साल के लिए बचे हैं, 40 साल बाद क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है जी। ऐसी गाड़ियां बन जाएंगी जो तेल के बिना चलेंगी, जो पानी से चल जाएंगी, जो हवा। ये जो विज्ञान ने जो हमारे अंदर एक तरीके से विश्वास पैदा किया, और कई बार तो मैं उसको बोलता हूँ अंधविश्वास जो पैदा किया है, तो हमको लगता है कि हर समस्या का समाधान है। आप आम आदमी से पूछो कि भैया तेरे कार्बन फुटप्रिंट
दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बोला जी साइंस कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। आए दिन आजकल व्हाट्सएप में खबरें घूमती हैं कि उन्हें कोई ऐसा केमिकल बना दिया जो पूरे कार्बन को खत्म कर लेगा, पूरा कार्बन को सोख लेगा, कोई दूसरे गैस को सोख लेगा, पूरा क्लाइमेट को साफ सुथरा कर देंगे। ये जो भ्रम है आधुनिक विज्ञान और तकनीक पर, एक तो ये रास्ता है। दूसरा, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, इसके पीछे कोई गहन शोध नहीं है लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज है, आधी से ज्यादा आबादी आज भी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है जीवन यापन के लिए जो जीरो कार्बन इमिशन टेक्नोलॉजीज हैं। वो भी अपनी तरह की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का केवल मतलब वो नहीं है जिसमें आप कंप्यूटर इन्वॉल्व है, या जिसमें आपका एआई इन्वॉल्व है, या जिसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल पावर इन्वॉल्व है। बाकी तकनीकी टेक्नोलॉजीज भी हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि घराट हमारे यहाँ सदियों से बनने वाली या सदियों से टिकाऊ एक टेक्नोलॉजी रही, जो पानी की ऊर्जा पर चलती रही और उसने सदियों तक मनुष्य के लिए श्रम किया, मनुष्य के लिए काम किया, उसके जीवन को आसान बनाया। उसी तरीके से हल भी एक टेक्नोलॉजी है, उसी तरीके से सिलबट्टा भी एक टेक्नोलॉजी है, उसी तरीके से हमारा उखल भी एक तकनीक है। तो अगर आप समाजों को देखेंगे तो औद्योगिकरण की पहुंच से पहले समाजों ने जिन तकनीकों को इजाद किया वो मानवीय श्रम से या पशु श्रम से चलने वाले थे। तो उसमें कार्बन इमिशन की गुंजाइश बहुत कम थी, ना के बराबर थी। और ये सारी टेक्नोलॉजी जीरो कार्बन इमिशन की श्रेणी में आती है। जैसे मैं आज की तारीख में आपसे ये कहना चाहता हूं कि हाथ से कपड़ा धोना दक्षिण एशियाई समाज की एक ताकत रही है। हमारे यहाँ के दक्षिण एशिया के, शायद अफ्रीका में भी, हमारा समाज आज भी बड़े पैमाने पर हाथ से कपड़े धोता है। दूसरे तरह के हैं जो आपको मार्केट ऐसी सुविधाएं देता है जहां आप मशीन से कपड़े धो रहे हैं, जहां आपने लॉन्ड्री है आपके पास। अगर आप पूरा यूरोप में देखेंगे तो वहां आपके पास कम्युनिटी लॉन्ड्रीज हैं। आप सुबह जाकर के अपना कपड़ों का बैग लॉन्ड्री में रखाते हैं और वहां से वॉश करके ले आते हैं। या अब हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। तो वॉशिंग मशीन क्या कर रही है? वॉशिंग मशीन ये दावा कर रही है कि जी हम आपका जीवन का श्रम बचाएंगे, जीवन का कष्ट कम करेंगे, है। बट वो इसके एवज में वो प्रत्यक्षतः आपका श्रम तो कम कर रही है, लेकिन उसके एवज में वो जो ऊर्जा का खपत कर रही है वो आपके कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। और दूसरा, हाथ से कपड़े धोना एक कला है, जैसा आर्ट। मतलब मुझे याद है बचपन में जब हमको हमारी ईजा या आमा कपड़े धोने सिखाया उन्होंने पहले, तो एक एक हिस्से को कैसे रगड़ना है, साबुन का कैसे इस्तेमाल करना है, उसको छपछपाना कैसे है, उसको छटकाना कैसे है, उसको धूप में कैसे डालना है, इस सब में मानवीय कौशल इस्तेमाल होता था। और वो मानवीय कौशल हमारे समाज के ज्ञान में, सकल ज्ञान में वृद्धि करता था। अब उसकी जगह वॉशिंग मशीन आ गई, सक्रियता भी बढ़ती थी इंसान की। हाँ, मतलब उस हिस्से में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ कि आप उसकी जगह योगा जाएं, क्लब जाएं, जिम जाएं, मॉर्निंग वॉक जाएं, वो बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक तरीके से आज के समय में बहुत रिलेवेंट थी। रिलेवेंसी का क्या मतलब है? उसकी सार्थकता का ये मतलब है कि जिस समय जो हुआ है उस समय उसको काम में आना चाहिए। अगर आपको बुखार आया है तो आपको पैरासीटामोल मिलनी चाहिए, आपको झंडू पंचारिष्ट देकर के कोई फायदा नहीं होने वाला है। भाई आपको बुखार है ना, तो आपको बुखार की दवा होगी। बुखार की दवा में भी डॉक्टर डायग्नोज करेगा 5 तरह में से वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, किस चीज का बुखार है तो उसकी दवा देगा। तो जो दवा परिस्थितियों में काम आती है, कारगर होती है, वो उसकी सार्थकता है। तो अभी जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बहस है, या हम सब मानने लगे हैं, इस बात पर सहमत हैं कि हम अब क्लाइमेट चेंज के युग में जी रहे हैं, तो हमें कौन सी इस समय सबसे सार्थक टेक्नोलॉजी कौन सी है जो सबसे कम कार्बन इमिशन कर रही है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे छोटा है? जब आप इसकी सूची बनाएंगे तो महानगर, छोटे नगर और ग्रामीण अंचल, इन तीनों में जब आप कैटेगराइजेशन करेंगे, लोगों का सर्वे भी अगर आप करेंगे, तो जो ग्रामीण अंचल है, जो सबसे हाशिए पर रहने वाला समाज माना गया है अर्थव्यवस्था में आज की तारीख में, निर्णय की प्रक्रिया में भी जिसे हाशिए पर माना जाता है, वो सब, उसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम अपने श्रम से कर रहा है। जितना जितना हम कथित सभ्य होते जा रहे हैं,
उतना उतना हम कार्बन हमारा बढ़ते जा रहा है। बाजार का जितना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि बाजार के साथ केवल बाजार नहीं होता ना, बाजार के साथ पूंजी भी होती है। बाजार और पूंजी दो पहिए होते हैं, और ये दोनों को चलाने वाले लोग ये चाहते हैं कि पूंजी और बाजार उनके कब्जे में रहे। जब आप इस तरह की छोटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, आप तकनीकी रूप से इंडिपेंडेंट होंगे। भाई अगर किसी के घर में सिलबट्टा है तो उसकी बला से लाइट आए ना आए, उसको टाइम पर मसाला पीसने की स्वतंत्रता हासिल है। अब मैं महानगर में रहता हूँ, मेरे पास सिलबट्टा नहीं है और मुझे भोजन के लिए कुछ पीसना है, चटनी बनानी है, मसाला पीसना है, अगर लाइट चले गई तो मैं आधा घंटा इंतजार करता हूँ कि भैया रुक जा, या तो मेरे को छोड़ना पड़ता है, यार आज चटनी नहीं बन सकती है क्योंकि मिक्सी नहीं चलेगी। या उसी तरीके से कपड़े धोने का है, अगर हम हाथ से कपड़े धोने में महारत हासिल है हमको, हम जानते हैं हाथ से कपड़ा धोना, और लाइट नहीं भी आई है 2 दिन से, तो मैं अपने कपड़े तो धो लूंगा। तो ये जो हाथ से किए जाने वाले काम थे, वो सारे के सारे काम एक तरीके से कार्बन फुटप्रिंट, छोटे कार्बन फुटप्रिंट का बेहतरीन उदाहरण है। अब अगर हम केवल उत्तराखंडी या पर्वतीय समाज में बात करें तो मैं मानता हूं कि खेती का अगर हम एग्जाम्पल समझें, हमारी खेती आज से 3 दशक 4 दशक पहले 0 कार्बन एग्रीकल्चर था, कोई कार्बन इमिशन नहीं था। मनुष्य के और जानवरों के श्रम पर निर्भर तकनीकी से, टेक्नोलॉजी से हम खेती करते थे। कहीं भी उसमें बुआई भी उसी टेक्नोलॉजी से होती थी, कटाई भी और मड़ाई भी, तीनों होती थी। पिछले 2 दशक में हमारी ही सरकारों ने उसको आधुनिक करने के नाम पर, उसको उन्नत खेती करने के नाम पर उसको सारा बदल दिया। आज हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल ट्रैक्टर्स में, पावर ट्रिलर्स में, थ्रेसर्स में और तमाम तरह के मशीनों में हमारी सरकार ने बांट दिया। और उसने जहां एक तरफ कार्बन इमिशन को गांव-गांव तक पेनिट्रेट कर दिया, गांव-गांव तक घुसा दिया, हमारी जो परंपरागत या जो हमारी जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी, मैं उसको परंपरागत भी नहीं कहता हूँ। परंपरागत कहने में ना सुनता कई बार हम लोग कोऑप्ट हो जाते हैं कि परंपरागत मतलब जैसे सनातन परंपरागत, ये परंपरागत, वो वाला मैं बोलता हूँ कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो उसके समय के हिसाब से, हाँ समय के हिसाब से जो सर्वोत्तम है, सटीक है, सार्थक है, वो टेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हाशिए पर चले गई और हमारी सरकारों ने उसको सायास हाशिए पर डाला। मतलब उसको बचाने के काम करने के बजाय हमने सायास चीजें की हैं। सायास की वो, और उसमें ये भी हो सकता है कि हमारा मंतव्य अच्छा रहा हो। जब ट्रैक्टर आए गांव में तो हम पहले हंसी ही छूटी हमारी कि मतलब क्या ट्रैक्टर की क्या जरूरत थी। यही ऐसा लगा ना शुरू में। नहीं, उसने 2 चीजों का बहुत बड़ा नुकसान किया ना। एक तो क्या किया कि आपको पराधीन बना दिया। अब आपके घर पर जो ट्रैक्टर है, जब तक उसमें तेल नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है, और तेल लेने के लिए आपको दनिया या बाड़ेछिना पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता है। आपको 5 लीटर का तेल, 10 लीटर का तेल कंधे पे डाल करके घर ले जाना पड़ता है, और हर समय घर पे आपको डीजल या पेट्रोल रखना पड़ता है वो चलाने के लिए। दूसरा, अगर वो खराब हो गया, उसका आपके हाथ में नियंत्रण नहीं है। उसका कोई पुर्जा टूट जाए, आपके हाथ में नियंत्रण नहीं है। पहले जब तक आपके पास थे, दोनों बैल आपके थे, दोनों में से एक तो कम से कम आपका था, और वो हल्की मूठ और हल्का नहड़ और बसूला और उसमें पड़ने वाले पाचर, लकड़ी के जो बिट्टे लगते थे, वो भी आपके झोले में रहते थे। तो वो आपकी एक तरीके से पूरी स्वायत्तता थी। भवन ऋषि हाथ में, हाँ, पूरी स्वायत्तता थी ना आपकी। नहीं, आप ये देखोगे कि जो लोग भी खेत में जाते थे, चाहे खेत का मालिक हो या खेत जोतने वाला हो, उसके कंधे में एक झोला जरूर होता था, और उसमें सब औजार होते थे। हाँ, बस और उसमें कुछ ज्यादा साइंस था ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा हिलेगा, उसने डाला और लकड़ी बसूले से ठोका और टाइट हो गया और बैल चल पड़ा। तो एक तो स्वायत्तता गई है आपकी। दूसरा, आप कार्बन इमिशन के उसमें सहयोगी हो गए। आप एक तरीके से विक्टिम और वो दो कन्विक्टेड दोनों हो गए। मतलब आप अपराधी भी हो गए और आप भुक्तभोगी भी हैं। ये तो ऐसा है ना कि आप अपराध भी कर रहे हैं और आप साथ में इसको भोग भी रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक तरीके से एक अच्छी व्यवस्था से, एक जो आज के समय के लिए अप्रोप्रिएट थी, वहां से निकल करके यहाँ आ गए। आज आप पहाड़ में देखो, हमारे यहाँ होड़ मची है सरकार की लिफ्ट योजना बनाने की कि साहब जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचा दो। और ये बहुत अच्छी बात है। हर आदमी जो सोशल वेलफेयर की बात करेगा तो वो ये चाहेगा कि हर आदमी को पानी मिले,
मैं भी कहता हूं, लेकिन हर आदमी को उसके घर पर पानी मिले, ये नियम तो नहीं चलेगा। ये नियम अगर आप चलाएंगे पहाड़ में तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। आपके एक एक लिफ्ट पावर जो लिफ्ट पंपिंग सेट है उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना लंबा होगा। मतलब आप उसको बिजली से चलाएंगे या डीजल से मोटर चलाएंगे, जिससे भी आप उस मोटर को चलाएं, आपको कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा, तब जाकर के वो आप उसको चलाएंगे। तो धीरे धीरे हमने पानी के वितरण से लेकर के, खेती बाड़ी से लेकर के, और खेती में केवल बुआई का ही नहीं बल्कि मड़ाई तक का भी, सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो हमने सारी प्रैक्टिसें अपनी चेंज कर दी हैं। तो वो जो केवल मनुष्य और पशु श्रम पर आधारित हमारा पूरा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था आर्थिकी का, वो पूरा चेंज हो गया। और उसी तरीके से घरों में भी हमारा चेंज हुआ है भाई पिछले, और आप आज की तारीख में आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप किसी से ये तो आधुनिकता की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि आप किसी से ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप कार्बन इमिशन के नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर आप वॉशिंग मशीन मत यूज करिए। सही बात है भाई। जिस तरीके का माइग्रेशन अब घर में अगर दो बुढ़े बुढ़िया आमा बूबू अकेले हैं या ईजा बाबू किसी के अकेले हैं, उसके बच्चे बैंगलोर में हैं, वो कपड़े खुद नहीं धो सकते, तो बेटे के पास उसको वॉशिंग मशीन देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मतलब इतना, जितनी सिंप्लिसिटी से मैं बोल रहा हूं उतना सिंपल मामला नहीं है। बस सवाल पर्सपेक्टिव का है, सवाल नैरेटिव का है, हल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक ऐसा पर्सपेक्टिव बने क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जिसमें हम ऐसी छोटी छोटी तकनीकी बदलावों की तरफ जा सकें जहां हम जीरो कार्बन इमिशन प्रैक्टिसेस को सम्मान देना शुरू करें, उनको रेस्पेक्ट करना शुरू करें। जहां हो सकता है उनको वहां बचाएं, जहां हो सकता है वहां उसको प्रोत्साहन दें, जहां हो सकता है वहां उसको प्रमोट करें कि भाई ये प्रैक्टिस है, ये जीरो कार्बन बेस्ड प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, ये जीरो कार्बन बेस्ड प्रैक्टिस है। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज का संकट है, मैंने पहले भी कहा कि एक सार्वभौमिक समस्या है और इसका समाधान भी सार्वभौमिक है। इसका समाधान टेस्ला नहीं खोजने वाला है, इसका समाधान एलन मस्क भी अकेले नहीं खोज सकता है, इसका समाधान किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं खोज सकता है, या वहां की कॉरपोरेट भी नहीं खोज सकती है। इसका समाधान तभी होगा जब पूरी मानव जाति इस सवाल से जूझेगी और इस सवाल को एक्सेप्ट करेगी कि यार अब हम सच में एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमको क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना ही पड़ेगा। और वो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला आपको, मैं अगर उत्तराखंड के संदर्भ में या पूरे हिमालयी पहाड़ के संदर्भ में सोचूं तो अभी भी यहाँ उसके अवशेष हैं, प्रैक्टिसेस जिंदा हैं, मर गई हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज हैं घरों में जो जीरो कार्बन बेस्ड हैं। आज भी बहुत सारे हमारे सैकड़ों हजारों गांव ऐसे मिल जाएंगे जो जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे जी रहे हैं। हजारों गांव ऐसे मिलेंगे, हजारों परिवार ऐसे मिलेंगे। तो उन सबको पहचान करके उनकी जो कार्बन प्रैक्टिसेज हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेज हैं, उनकी जो आजीविका की प्रैक्टिसेज हैं, उनको हमें जिंदा रखना चाहिए। और दूसरा, मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि भोजन का जितना बड़ा हिस्सा सीधा प्रकृति से ले सकते हैं, खासकर फलों के रूप में ले सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र या पूरा दक्षिण एशिया, खासकर हिमालयी जो पर्वत है, मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, वो इसीलिए वरदान है ईश्वर का क्योंकि यहाँ फलोत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम उस फलोत्पादन पर फोकस करें तो हम निश्चित तौर से जहाँ एक तरफ कार्बन इमिशन से लड़ पाएंगे, वहीं लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर पाएंगे। ये मेरे को लगता है कि भविष्य की चुनौती से निपटने का एक रास्ता है। बिल्कुल। तो क्या स्कूलन मतलब भूपेंद्र स्कूल ना जरिए हमके मैं पाठ पढ़ा सकूँ नई नंतिनन गए नई नंतिनन को पढ़ा सकने के लिए नहीं पढ़ा सकन, लेकिन नजरिया होना चाहिए ना। पढ़ा रही है सरकार, पर्यावरण शिक्षा के नाम पर पिछले 20 साल से काम चल रहा है, 25 साल से काम चल रहा है, लेकिन ये नजरिया भी तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई कार्बन इमिशन का जो पर्सपेक्टिव है कि कैसे आपके जीवन में घुसपैठ हो रही है यंत्रों की। एक तो ये नजर आता चीजें ना कि सड़कें गांव-गांव पहुंच गई। हाँ, डायनामाइट लगाया, आपने पहाड़ी तोड़ी फोड़ी, सड़क पहुंचा दी। अब हल्द्वानी में सब आगे नामकरण ला छो तो पहाड़ बेटी बुड़बुड़ी दौड़ लगनारी नामकरण में, कोई बचपन में, नंदन कोई गृह प्रवेश में,
तो आवाजाही जो बढ़ रही ना, तो गाड़ी में भी तो कार्बन इमिशन उतना हो रहा है। तो गाड़ियां आप देखो, हर कस्बे में छोटी छोटी टैक्सियों की भरमार लगी हुई है। तो ये टैक्सियां आज से 10-20 साल पहले कहाँ दिखी थी? रोडवेज गाड़ी ऊँच, कंडक्टर पर पछाड़ा घुसी, दीदी भूली दाजू आओ आओ कर बेर मगर फावना हमारा बेस्ट कंडक्टर हो जाइए। तो ऐसा एक माहौल था, बस में लोग जाते थे और कायदे से जाते थे, जिसका बहुत जरूरी काम होता था। तो अभी ऐसा लगता है कि अनावश्यक रूप से भी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। मोबिलिटी बढ़ी है, मोबिलिटी बढ़ी है लोगों की, क्योंकि साधन बड़े हैं। भाई अगर आप पूरे पहाड़ में, ये तो सिंपल आंकड़ा है, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में अगर टैक्सियों का, केवल टैक्सियों का, प्राइवेट वाहनों का नहीं, अगर आंकड़ा निकालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लाखों की संख्या में होंगे प्राइवेट गाड़ियां, टैक्सी गाड़ियां और दुपहिए, इन सबको मिला लीजिए जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, उसमें ट्रक भी शामिल है, बस भी शामिल है, तो हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है भाई। अब जो बेसिक सब्जी हम अपनी क्यारियों में उगाते थे, अब वो सब्जी हल्द्वानी के लोग खा रहे हैं, तो ट्रक के ट्रक यहाँ से सब्जियां भरपूर जा रही हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन के सारे रास्ते हमने खोले। हाँ, पूरा खोले भाई। बाजार और जो मुनाफा है ना, मुनाफा जो है वो सबसे बड़ी प्रेरणा है। मुनाफे से मतलब मुनाफे का धंधा, आप और हम भी उसी धंधे को करते हैं जिसमें मुनाफा होता है। भाई हल्द्वानी के किसान या तराई के किसान और हल्द्वानी के व्यापारियों का जो गठजोड़ है, हल्द्वानी का किसान, तराई का किसान प्लस हल्द्वानी का व्यापारी प्लस गरुड़ का दुकानदार या धनिया का दुकानदार, ये तीनों का गठजोड़ है। ये तीन मिलकर के पैसा कमा रहे हैं और ये नियमित सप्लाई दे रहे हैं, हर मौसम में दे रहे हैं। मैं हल्द्वानी देख रहा हूँ आजकल हर ठेले पर आपको उगल मिल जाएगा। आज से 10 साल पहले उगल नहीं मिलता था यहाँ। आज पूरा गोलापार में उगल उग रहा है, क्योंकि हर पहाड़ी को उगल चाहिए दूसरे दिन भात के साथ खाने के लिए, लाई चाहिए। अब मैं कल परसों सोच भी रहा था कि अब जिन पर हमारे, मतलब मैं तो उतना गर्व वर्व नहीं करता, मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है, बट कुछ लोगों का को गर्व होता है ना, यार हमारा उगल, पहाड़ी लाई, पहाड़ी चौलाई, पहाड़ी उगो, पहाड़ी तोरिया, पहाड़ी कद्दू, पहाड़ी लौकी, पहाड़ी ये लाई, ये तब तक थी महाराज जब तक हल्द्वानी के साथ आपका कम्युनिकेशन स्लो था। अब नहीं है ये, पिछले 15 साल में ये सब गया। अब लाई, जो पहली लाई आती है हल्द्वानी से आती है, जो अब अच्छा है कि ये जो उगल मैं यहाँ हल्द्वानी देख रहा हूँ, ये गरुड़ में ले जाकर के डेफिनेटली गरुड़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, यहाँ गर्म पानी तक यहाँ का उगल जाता होगा बिकने के लिए। चौलाई भी यहाँ से जा सकती है। तो ये बाउंड्री खत्म हो गई अभी कि ये पहाड़ी है, ये गैर पहाड़ी है। वो बाउंड्रियां खत्म कर दी हैं व्यापार ने और मुनाफे के कारोबार ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब मिलाकर के कार्बन इमिशन की सुरंग में ही जा रहे हैं। अब इसको कैसे काउंटर करें, सरकार कैसे करेगी? सरकार के सामने चुनौती है अपना विकास का लक्ष्य बनाए रखना। लोगों की अपेक्षा है कि यार बेहतर विकास हो। सड़कों का, आप सड़कों के खिलाफ बोल नहीं सकते भाई। सरकार जो हर विधायक, ग्राम प्रधान से लेकर के एमपी तक हर आदमी केवल सड़क की गारंटी देकर के चुनाव जीत रहा है। मतलब दूसरी गारंटी काम ही नहीं कर रही है जी। लोगों को घर के पास तक सड़क चाहिए, आंगन तक। हाँ, वो सबसे बड़ी गारंटी है चुनाव जीतने की। जिस गांव में सड़क नहीं है उस गांव के लोग बहिष्कार, उन्होंने कहा जब हम वोट ही नहीं डालेंगे, फिर जाकर के हाथ पैर जोड़ के मनाते हैं। तो ये सड़क सबसे बड़ी गारंटी बन गई है, पानी सबसे बड़ी गारंटी बन गया है। बल्कि स्कूल और अस्पताल उतनी बड़ी गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों का स्कूल और अस्पताल पर भरोसा नहीं है। सड़क पर इसलिए भरोसा है क्योंकि उसको लगता है सड़क आ जाएगी तो बाकी पैसे से कर लेगा। बीमार पड़ेगा तो एम्बुलेंस बुला लेगा, अपने घर पर गाड़ी रख लेगा, ड्राइवर रख लेगा, और उससे तुरंत अगर बीमार पड़ेगा तो धनिया से अल्मोड़ा ले आएगा, अल्मोड़ा से हल्द्वानी ले आएगा। ये भरोसा, तो अगर आप देखिए तो सरकार का जो सार्वजनिक सिस्टम है, जो सिविल सिस्टम है, उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। तो लोगों को इसलिए सड़क चाहिए क्योंकि सड़क उनको आजादी दे रही है, उनको सुविधा दे रही है। हाँ, तो आप, ये बहुत टिपिकल है कि आप सड़क की खिलाफत नहीं कर सकते, आप गाड़ियों की खिलाफत नहीं कर सकते हैं, आप उत्पादन के तौर तरीकों की खिलाफत नहीं कर सकते हैं। भाई आदमी तो स्वतंत्र है, वो कह रहा है भाई पहले से आपको बैल पालने के लिए आपके पास ट्रैक्टर, आप अकेले किसान हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप अकेले किसान बन सकते हैं।
आपको सामूहिक तौर पे किसान बनने की जरूरत नहीं है। नहीं है, आपको निजी तौर पे सारी सुविधाएं दे दी हाँ, हैं। हमारे समय आज से 30 बरस पहले, 40 बरस पहले उत्पादन के सारे तौर तरीके आंचलिक समाजों में सामूहिक थे, वो सामुदायिक थे। उसका बहुत ही आकर्षक चेहरा ये था, वो जितना निजी था उतना ही सामुदायिक था। वो सबका भी था और एकदम नितांत निजता भी उसकी अपनी थी। अब ये स्थिति नहीं है। अब आपने सामुदायिकता का विकल्प दे दिया, उन्होंने कहा जी पैसे खर्च करो, सब मिल जाएगा आपको। लेबर से लेकर के, मशीन से लेकर के, ट्रैक्टर से लेकर के, कुछ बैल वैल रखने की जरूरत नहीं है आपको। जब बैल नहीं रखना है तो फिर घास रखने वाली की जरूरत नहीं है। जब घास लाने की जरूरत नहीं तो फिर आपको क्यों श्रम चाहिए अतिरिक्त। और फिर एक ये है, उन्होंने कहा जी ये बैल तो साल में 4 ही सीजन काम आता है, या 2 सीजन काम आता है, 3 सीजन काम आता है, बाकी समय में इसको क्यों पालना, बाकी समय इसको क्यों खड़ा रखना है भाई घर में, ये खाएगा पिएगा। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी हो गया है ना। तो आप, लेकिन इसमें एक ही तरीका यह है, जब आप अपनी नई पीढ़ी को लंबा सोचना सिखाएंगे, मतलब आप उसको कितना लंबा सोचना सिखा सकते हैं। क्या आज का नौजवान 100 साल के संदर्भ में सोच सकता है कि अगले 100 साल में मानो, तो आज किसी से पूछो आप कि साहब अगले 100, उन्होंने कहा यार 100 साल का क्या करना, मैंने 30-40 मेरे कट गए, 40-50 और बचे हुए हैं, तो मैं काहे 100 साल की जिम्मेदारी लूं। तो जितना आप निजी तौर पर सोचेंगे उतना आप इतिहास के या भविष्य की सोचने की क्षमता को कम कर देंगे। अगर आप सामूहिक तौर से सोचेंगे यार अगले 100 साल में हिमालयी समाज का क्या होगा, तो आप एक बेहतर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आप वर्तमान में जीना चाहते हैं और वर्तमान के नजरिए से चीजों नहीं, वर्तमान में जीना भी अच्छी बात है, लेकिन आप वर्तमान में जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वो कितनी दूर तक जा सकता है, वो सोचने की काबिलियत नई पीढ़ी में है क्या। हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे विद्यालयों में, हमारे क्लासरूम्स में, हमारे शिक्षा के संदर्भों में या हमारे सार्वजनिक विमर्श में ये चिंता है क्या कि अगले 100 साल में क्या होगा हिमालयी ग्लेशियरों का। अगर सचमुच 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता तो सबसे पहले तो गंगा सूखने वाली है, फिर आपकी अलकनंदा सूख जाएगी, फिर आपकी पिंडर सूख जाएगी, फिर आपकी मंदाकिनी गई, फिर आपकी काली गई, फिर धौली गई, फिर गोरी गई, फिर रामगंगा गई। अगर ये सब चला गया आपका अगले 50-100 साल में, तो फिर आपके पास क्या बचा रेत के टीलों के अलावा, काले नंगे पहाड़ों के अलावा। और चीड़ आपको पहले ही रेगिस्तान बना चुका है, जिसे मैं हरित रेगिस्तान कहता हूँ, कि चीड़ ने पूरे हिमालय, मध्य हिमालयी क्षेत्र को ग्रीन डेजर्ट में तब्दील कर दिया है। वो ग्रीन डेजर्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल हिमालय है। तो फिर आपके पास क्या बचेगा। जब आपके पास बड़ी नदियां नहीं बचेंगी तो स्वाभाविक तौर से आपकी कोसी, गोमती, गरुड़, कुलतुलाड़, ये सब नदियां धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी। जो छोटी नदियां हैं, स्वाल नदी और तमाम जो छोटी नदियां हमारे आसपास की, वो भी खत्म होंगी। तो इन सबको अगले 100 साल तक बचाए रखने के लिए हम जागतिक प्रयासों को कैसे जुड़े या समझें, वो एक चुनौती है आज के समय में। जी, तो बहुत शुक्रिया भुवनदा इस बेहतरीन बातचीत के लिए, इस सुंदर बातचीत के लिए। अभी बेहतरीन है कि नहीं है ये तो बिल्कुल हमारे सोनीवाल बता लेते हैं, तो दगड़ियों आपको सब लोगन के ये कार्यक्रम का लागो हम उनका जरूर बताया। और जैसे कि हम बता दूं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जय पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक से, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ में या देश का कोई अन्य हिस्सन में ये रेडियो को सुनन चाचा, तो रेडियो ऐप का हमारे इंस्टॉल कर लियो मोबाइल में जावे न, हेलो हल्द्वानी रेडियो ऐप छू रत्त 6 बजे रात 11 बजे तक अपन लोग या कहीं कार्यक्रम के सुन सकता। तो भुवन पाठक जी ना दगड़ अपन रेडियो दगड़ी भुवन दा बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता, बहुत अच्छा लगा बातचीत तो जी, तो रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।